हेलो हेलो गाइस, क्या आपकी जिंदगी में झंड चल रही है लेकिन आप अमीर होना चाहते हैं? तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी मानवा जिसमें एक एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है और उसकी जिंदगी एकदम झंड चल रही होती है, तभी अचानक से वो मर जाता है। गैस करो आप लोग, वो अपनी कंपनी की ओनर के बेटे का बेटा बन के पैदा होता है जो कि बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उनकी घर में कोई इज्जत नहीं होती, उसके पापा ही उसकी इज्जत नहीं करते हैं। इस मानवा में बताया गया वो कैसे अमीर बनता है, कैसे और ज्यादा इज्जत कमाता है और कैसे अपने ग्रैंडपा का ट्रस्ट जीतता है। 10 साल का बच्चा है सिर्फ और सिर्फ। पूरी मानवा देखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही प्यारा शहर जिसका नाम होता है साउथ कोरिया, और यहाँ पे $1 ट्रिलियन की कंपनी स्टैब्लिश होती है जिसका नाम है सुयोंग, और इसने इस साल पूरे $300 ट्रिलियन का मुनाफा कमाया होता है। और इस खुशी में ये लोग पार्टी रखते हैं सुयोंग कंपनी के नाम पर, जहाँ पे सारे एम्प्लॉय हैंग आउट करते हैं और अपनी सैलरी पैकेज डिस्कस करने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को एक इनविटेशन आता है फ्यूचर सरकेस्टिक रूम से, और ये सुनते ही उसका दिल धक 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 करने लगता है और वो बहुत घबरा जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे जहाँ पे कुछ भी नहीं था, और कुछ एम्प्लॉय एक वर्कर को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। उनका बॉस ये सब देख के सुट्टा फूकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है और कहता है ये गरीब अपनी औकात में क्यों नहीं रहते हैं, हमसे कोई मुकाबला है क्या भला। और तभी हमें इनके एम्प्लॉय दिखाया जाता है जो कि जी जान लगा के मेहनत करता है और मन ही मन सोचता है मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ ये लोग मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं देते। तभी 13 साल बाद हमें दिखाया जाता है इसका प्रमोशन हो जाता है और ये सुयोंग कंपनी का ट्रस्ट जीतने में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कामयाब हो जाता है, जिससे इसे बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। तभी ये फ्लाइट पकड़ के मोलोडोना एयरपोर्ट पे लैंड होता है कंपनी के सिलसिले में, और हमें दिखाया जाता है ये छुट्टी पे आया होता है एंजॉय करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसने $7 बिलियन का कर्ज लिया था और अपने बॉस के कहने से लिया था, और सोचता है मनी मन मेरा काम हो गया है। अब $7 बिलियन का झंझट उनका है, मेरा नहीं। अब मैं छुट्टी एंजॉय करूंगा अपनी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ये कहता है बॉस क्या वो पैसे मैं अपने अकाउंट में रख सकता हूँ? और वो कहता है इतने बड़े हो गए तुम क्या? और वो कहता है नहीं। हाँ, तुमने वैसे अपना काम तो कर ही लिया है, अब जाओ छुट्टी मनाओ। और वो कहता है बॉस आप बहुत बड़े दिलदार हैं, अब $7 बिलियन का कर्ज भी आप अपने सर लेते हैं। और सोचता है वो बॉस कितना बुद्धू था जिसने इतना बड़ा कर्ज ले लिया। तभी वो स्टाइल से अपना चश्मा घिसता है और सोचता है मैं खुश हूँ अब, और जिसके लिए मैंने 13 साल घिसा इतना और वो मुझे मिल गया है, एक अच्छी सैलरी। तभी उसे पीछे मुड़ के देखता है तो कुछ बंदे उसकी तरफ आते हैं, और वो बॉडीगार्ड सुयोंग कंपनी से ही आए होते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है ये यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरा काम तो हो गया है। वो बॉडीगार्ड इससे पूछते हैं क्या तुम सुयोंग कंपनी में पहले काम करते थे? और वो देख के हैरान हो जाता है इन्हें मेरी लोकेशन पता कैसे, ये तो टॉप सीक्रेट थी। और सोचता है कहीं मुझे उसने धोखा तो दे दिया, लेकिन एक बार को उसके मन को तसल्ली थी कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया। तभी बॉडीगार्ड उसके पास आके उसे पकड़ते हैं और उसके पीठ के पीछे गन तान देते हैं और उससे बहुत ही डरावनी आवाज में कहते हैं मेरे साथ चलो, मैं प्रेसिडेंट की तरफ से आया हूँ, समझे? और वो सोचता है अब मुझे भरोसा हो गया कि प्रेसिडेंट ने मुझे धोखा दे ही दिया। और तभी ये गाड़ी हमें एक सुनसान रास्ते पे जाते हुए दिखाई देती है, और उन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि मैं 13 साल से इस कंपनी के लॉयल हूँ। और वो कहता है हाँ, जिसे हमने उठाया है वो भी 13 साल से ही लॉयल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? और ये सोचता है सब लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा वर्किंग हार्ड हैं और मैं ही साला समझ रहा था कि मैं इतना सब कर लूंगा तो मैं इनका ट्रस्ट वगैरह जीत पाऊंगा, मैं कितना गलत था। लेकिन तभी वो पूछता है क्या मैं एक प्रेसिडेंट को कॉल कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो? और वो कहता है तू साले उसको कॉल करने के लिए कह भी कैसे सकता है, देख तो अपनी तरफ। और वो कहता है मैंने भी बहुत मेहनत करी है इस कंपनी का नाम रोशन करने के लिए, समझे? और तभी पीछे से कहता है अबे तू चुप हो जा, हम लोग ने भी कम मेहनत नहीं करी है। और वो सोचता है ये लोग कितने बेकार हैं यार, इतना सब कुछ किया मैंने इस कंपनी के लिए और बदले में सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा मिला, मेरा सब कुछ छिन गया, जो था वो भी नहीं रहा। और ये बंदा बताता है कि तुम्हारी बीवी को हमने अमेरिका भेज दिया है, समझे? और इसे इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता, इसे गुस्सा आ रही होती, एनजाइटी आ रही होती, इसीलिए अपनी जांग ये बहुत जोर से दबाने लग जाता है। और तभी ये सोचता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है यार, कोई नहीं होता है। और तभी गाड़ी एक बहुत ज़्यादा सुनसान रूट पे आ जाती है और इसे गाड़ी से उतारा जाता है, और ये सोचता है इस दुनिया में लॉयल्टी दिखाना किसी भी चीज़ से एक पाप है और कुछ नहीं। खैर, अब मुझे मरना ही होगा, यही मेरी डेस्टिनी और इसे मैं बदल नहीं सकता। तभी पीछे से वो बंदा भी इसके ऊपर गोली तांग देता है और डराने लगता है।
और ये सोचता है अब मेरा अंत निकट है, अब मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, सब खत्म। और तभी वो गोली निकल जाती है, और वो गोली इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही वो रिकारनेट हो जाता है एक दूसरी बॉडी में। है, सुन के हैरान हो गए ना। और ये बॉडी होती है एक रिच किड की, जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम था। तभी उसकी माँ दोकुन से पूछती है, उस बच्चे का नाम था जिसपे वो रिकारनेट हुआ था, क्या तुम ठीक हो? और वो बच्चा बहुत ज्यादा पसीने से लथपथ होता है। और वो माँ कहती है तुम घबराओ नहीं, ये सब गर्मी की वजह से, एसी अभी मैं चला देती हूँ, वो ठंड ज्यादा थी। और ये कहता है ये सब चलो एक सपना था और कुछ नहीं। फिर डॉजून अपनी माँ से कहता है आप मेरी ज्यादा फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। उसकी माँ कहती है मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, कितना सिंसियर होता है। और वो सोचता है हाँ हाँ, रिकारनेशन हुआ है, दोबारा जन्म लिया, वो तो होऊंगा ही अब। और वो सोचता है क्या ये सब सच में हो रहा है, क्या दोबारा जन्म लिया है मैंने? और वो यही सब बातें सोचता है। 1987 जुलाई 2026, इसी समय मैं मर गया था, इसी समय मेरे सारे सपने टूट गए थे। तभी इनके माँ बाप आपस में बातें करने लगे और कहने लगे समय कितनी जल्दी बीत गया। पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे कितने छोटे थे, अब कितनी जल्दी बड़े हो गए। आज से 10 साल पुरानी बात है जब डॉन जून पैदा ही हुआ था, और कितना समझदार हो गया। खैर, उसको सबने अप्रिशिएट किया था, सबने बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई थी। और हमें गाड़ी दिखाई जाती है जो कि बहुत तेज़ी से जा रही होती है। और वो वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे पार्टी की लोकेशन होती है। गार्ड चेक करते हैं गाड़ी में कुछ है तो नहीं, लेकिन डॉजुन का ध्यान कहीं और ही होता है, वो कहीं और ही देख रहा होता है। वो पूरा मेंशन देख रहा होता है जो 100 एकर्स के एरिया में पूरी तरीके से फैला था। और गार्ड उन्हें सैल्यूट करता है और कहता है आप अंदर जा सकते हैं। और डॉजुन की फैमिली बिना वक्त गवाए गेट के अंदर चली जाती है, बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे। गेट के अंदर बहुत सारे लोग अमीर अमीर होते हैं जो आपस में बात करते हैं। सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं और बातें बना रहे होते हैं कितने अमीर लोग हैं। और ये इस बात से डॉजुन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और सोचता है ये सब मुझे इग्नोर ही करेंगे जैसे मैं पहले आम जिंदगी में होता था। और तभी इसके पापा कहते हैं हम लोग उस जगह पे आ गए, सब लोग सतर्क हो जाओ। तभी हमें एक मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। और वो लोग उनको ग्रीट करते हैं कि आप आ गए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और सब लोग उससे कहते हैं वेलकम वेलकम, आपका ही इंतजार था। लेकिन डॉजुन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। ये देख के ये लेडी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल भी तमीज नहीं। और डॉजुन के पापा उससे माफी मांगते हैं। लेडी रिप्लाई करती है हाँ हाँ, पहले गलती करो फिर माफी मांग लो, तुम लोग यही तो करते हो। ये बात सुनकर डॉजुन को हंसी आती है और कहता है ये पहले भी ऐसी ही थी। और ये सब चीजें ये लोग नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं क्या तुम हंसे? और डॉजुन झूठ कहता है क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, मैं नहीं हंसा था। लेकिन उस लेडी ने भी नोटिस कर लिया था और चिल्ला के कहती यू सिली ब्रैट, इतने छोटी उम्र में होके बड़ों की इज्जत करना नहीं आता है, क्या करोगे अपनी जिंदगी में तुम? हाँ। और तभी पीछे से टक 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 करके आवाज आती है, और ये और कोई नहीं, प्रेसिडेंट होते हैं। गाइस कमेंट में बताना, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कौन है, बुढ़ा हो गया है बस। और तभी इस सब को देख के बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति इसकी प्रेजेंस से बहुत ज्यादा घबराने लगता है, कोई एक शब्द नहीं बोलता है। लेकिन ये बंदा बड़ी कामली सीढ़ियों से उतरता है और अपनी प्रेजेंस दिखाता है। इसके घर वाले भी इसको ग्रीट करते हैं एक्सपेक्ट डॉनजून। और वो कहता है ये पर्सन है कौन जो मेरे सामने सर नहीं झुका रहा है? और वो रियलाइज कर लेता है ये तो मेरे ही ग्रैंडसन है। और लेकिन इस बंदे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसका पसीना छूट रहा था उसकी प्रेजेंस से। और ही जो लेडी बहुत बकर बकर कर रही थी ये भी बहुत अच्छे तरीके से शांत थी। तभी वो उन सबकी तरफ देखता है और एक कोल्ड हार्टेड स्माइल पास करता है। और इस सब को देख के डॉजुन को भी डर लग जाता है और उसे याद आ जाता है ये वही बंदा है जो वर्कर्स को मार रहा था सिगरेट पीते पीते। इसका भाई भी बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन डॉनजून नहीं डर रहा था, वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करने लगा था। और वो कहता है ये सब डर क्यों रहे हैं, ये सब तो फैमिली मेंबर है ना, और क्या हो गया है? तभी वो बंदा डॉनजून को देखता है और डॉनजून भी घबराने लगता है। उसे भी अब डर लगने लगता है, वो सोचता है ये मेरे दादाजी हैं इस जन्म में यार, मैं कितना ज्यादा डर रहा हूँ अपने ही दादाजी से, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो कहता है अरे डरो नहीं यार, मैं तो तुम्हारा दादाजी ही हूँ, मुझसे कैसे डरोगे? अच्छे बिजनेसमैन बनना अपने दादाजी से भी बेटर, फैमिली बिजनेस तुम्हें ही चलाना है डॉन जून। और ये सब सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ब्राउन वाली लेडी कहती है हाँ मेहनत हम लोग करें, बिजनेस पूरा रातों रात ये लोग ले जाएं। और ये पिंक वालों वाली लेडी को भी लड़का बहुत ज्यादा खटक रहा था क्योंकि इसने इसकी बेइज्जती करी थी। लेकिन डॉनजन को ये बात अजीब लग रही थी कि मुझसे इतना ज्यादा नाइस क्यों है, जबकि इनकी खुद की फैमिली इनके सामने सर झुका रही थी, इवन इनका बेटा।
फिर सीन शिफ्ट होता है और ये लेडी डॉनजुन की माँ पे बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती है और अपने दोस्त से बातचीत करने में लग जाती और कहती है इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर डॉनजुन को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो सोचता है यहाँ पे इतने सारे वर्कर हैं फिर भी ये लोग मेरी माँ से ही काम ले रहे हैं, और इनकी माँ इतनी ज़्यादा भोली होती है कि वो सारे काम बिना रोक टोक के करती है। और डॉनजुन याद करता है यहाँ से आने से पहले मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। उन्होंने बताया था कि ये सारे अच्छे लोग हैं, इनसे अच्छे से बर्ताव करना, और कहा था तुम्हारी फैमिली तुम्हारा हमेशा भला ही चाहेगी। ये बात मुझे मेरी माँ की बहुत अच्छी लगती है कि वो सबका अच्छा सोचती हैं। लेकिन सब लोग उनके साथ बुराई करते हैं, उनसे सारे काम करवाते हैं, लेकिन फिर भी वो इन सब के बारे में मुझे सारी अच्छी बातें बताती हैं और भी मेरी तारीफ करती हैं और मुझे एक हैंडसम बॉय और गुड बॉय भी मानती हैं। लेकिन ये सब लोग उनसे ही काम करवाते हैं और अपनी सिस्टर इन लॉ को बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। और डॉनजून की माँ सारे काम आगे से आगे बढ़ के कर रही थी बिना शिकायत के। डॉनजून को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि मेरी माँ सारे काम कर रही है। फिर वो सभी को पार्टी में ऑब्जर्व करने लग जाता है, समझने लगता है चीजें। और तभी उसकी नज़र उसके दादाजी पे पड़ते हैं जिनका जन्मदिन था आज। और वो बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे, हाथ में वाइन का गिलास था और बहुत इंजॉय कर रहे थे। डॉजन सोचता है पहले ये मेरे पेरेंट्स को अच्छे से बर्ताव नहीं करता है, और ये मेरा दादाजी है, ये पहले बहुत बुरा हुआ करता था जब मैं दूसरी बॉडी में था, और ये मुझसे इतने अच्छी तरीके से बर्ताव क्यों करता है पता नहीं। लेकिन ये है तो एक बुरा इंसान, इसकी वजह से मैंने अपनी जान गंवाई थी। फिर हमें दिखाया जाता है इसने डॉर्जुन को एक हॉर्स प्रेजेंट में गिफ्ट किया है, जो कि डॉर्जुन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसे हमेशा से इस हॉर्स की चाह थी, और वो सोचता है ये इतना ज़्यादा मुझसे नाइस बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, जबकि ये आपकी खुद की फैमिली से बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से बात करते हैं, और सभी से सब इनसे डरते हैं बात करने से, इवन मेरे डैड भी। फिर भी और मेरे बड़े भाई को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है। और जब से मैं इस बॉडी में रिकारनेट हुआ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि ये मुझसे इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी वो ग्रैंडपा कहता है, और वो कहता है कि मुझे प्लास्टिक के खिलौनों से ज़्यादा असली खिलौने पसंद है दादाजी। ये बात सुन के इनके दादाजी का, जो कि चेयरमैन होते हैं, बहुत अजीब रिएक्शन होता है। और डॉर्जन बताता है मैं प्लास्टिक की चीज़ों से खेल खेल के बोर हो जाता हूँ। फिर दादाजी इनके बहुत ज़्यादा वियर्ड रिएक्शन कहते हैं और कुछ मन में सोचने लगते हैं। तभी डॉर्जन समझ जाता है मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगानी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर इसके दादाजी कहते हैं डॉर्जन क्या तुम असलियत का मतलब भी जानते हो। और डॉर्जन कहता है हाँ ग्रैंडफादर, जैसा आपकी कंपनी बनाती है वही है असलियत ना, और आपकी कंपनी कार टीवी वगैरह बना लेती है, मुझे ऐसी रियल चीज़ें पसंद हैं। तभी चेयरमैन, जो कि ग्रैंडफादर होते हैं, डॉजून के पास आ जाते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। तभी डॉजून को लगता है ये शायद कोई मेरा टेस्ट ले रहे थे जिसे मैंने पास कर लिया, और कहते हैं तुम्हें इन सब चीज़ों को असल ज़िंदगी में पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। और डॉजून कहता है ये कह किसे रहे हैं जो 13 साल कंपनी में मेहनत करने के बाद मर गया। और वो कहते हैं चलो मैं तुम्हारे लिए चीज़ें ला के दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है तुम्हें अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाने होंगे, सभी में A+, फिर मैं तुम्हें अगले साल ही तुम्हारे प्रेजेंट में दे दूंगा बर्थडे के, समझे। और डॉर्जन कहता है ठीक है शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में काफ़ी पढ़ाई करी है। और डॉर्जन के ग्रैंड फादर कहते हैं तुम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं लग रहे, और डॉर्जन कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, आप देने के लिए मुझे तैयार रहना। तभी ग्रैंड फादर कहते हैं हाँ ठीक है दे तो मैं तुम्हें दूंगा, अच्छे नंबर लाना बस, समझे। और इन दोनों के बीच में एक प्रिटी शॉर्ट चैलेंज सा लग जाता है, दोनों ग्रैंडफादर और पोते के बीच में। आगे डॉर्जन कहता है मैं इन सबको एक एक करके बदल दूंगा, समझे। और फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो सभी बच्चों से कहता है बच्चों मेरा पीछा करो। और ये वही बंदा होता है जो डॉर्जन का पिछले जन्म का बॉस होता है जब डॉर्जन यूंगसुक था। और इसे देख के डॉर्जन की फटके हाथ में आ जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाता है, और सोचने लगता है इसी ने मुझे पहले मरवाया था, समझे, ये इतना बुरा है। इसने पहले तो $7 बिलियन का कर्ज मेरे नाम पे करवाया और मुझे मरवा दिया। इसने ये तक कहा था मैं अपनी बीवी से ज़्यादा तुम पे भरोसा करता हूँ, झूठा, और मुझे एग्जीक्यूट करवा दिया जाके, इस पे तो बिल्कुल मुझे भरोसा है ही नहीं। और तभी वो काम होता है और कहता है मैं भी डॉजून हूँ, ह्यूंगसुक नहीं, वो लाइफ मेरी ख़त्म हो गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी कमरे में जहाँ पे डॉजून का प्रेजेंट रखा हुआ था, और सभी बच्चे, उसमें से ये उद्यमी बच्चा बहुत तेजी से भागता है उस प्रेजेंट की ओर, और इसको दौड़ने लगता और कहता है चलो चलो टिक 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 करके, और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, सभी बच्चे इसको देख के हंस रहे होते हैं। लेकिन डॉजून इसे मन ही मन गाली दे रहा होता है बहुत गंदी गंदी। तभी इसका भाई इसका हाथ पकड़ता है और कहता है शांत हो जा यार,
ऐसे भड़क मत उस पर, समझा। और वो आगे कहता है ये एक फैमिली फंक्शन है, यहाँ पे कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, उनकी इज्जत पे ठेस पहुंचेगी। और डॉजन बहुत आसानी से इसकी बात मान जाता है और स्माइल करते हुए कहता है ठीक है। और ये बात इसके बड़े भाई को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, ये पहले तो ऐसा कभी नहीं था। और वहाँ जाके मुंह बना के खड़ा हो जाता है और इस बंदे को घूर घूर के देखने लगता है। और मन ही मन सोचता है इसको तो आज मैं एक सबक सिखा के ही रहूंगा, ये बहुत ज़्यादा उछल रहा था ना। और ये बंदा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, हंस रहा होता है, खेल कूद कर रहा होता है उसी हॉर्स के साथ। तभी डॉजन कहता है ए इससे उतर जा, ये मेरा है, समझा। और आगे कहता है मैंने कहा है, इससे नीचे उतरो, एक बार में सुनाई नहीं देता है। तभी बंदा कहता है अबे तेरा है तो तोड़ थोड़ी ना दूंगा, खेल ही तो रहा हूँ, क्या दिक्कत है। और ये बात सुन के सभी बच्चे डॉजन पे हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी डॉजन उस घोड़े पे बहुत जोर से लात मारता है जिसका प्रेशर बहुत हाई होता है। और मन ही मन सोचता है अब इसकी अक्ल ठिकानी आएगी, जब लगेगी ना तब पता चलेगा। और ये आ करके चिल्ला के गिर जाता है, बहुत बुरा फेस बनाने लगता है। ये सारे सीन देख के ये बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घबराने लगते हैं, लेकिन डॉजन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं करता है। और तभी वो बहुत डेडली सा लुक देता है इसे गिराने के बाद, जैसे कोई पछतावा ही ना हो कि गिरने के बाद इसके पैर में चोट आ जाती है बहुत बुरी। और डॉजन ये सब देख के बहुत ज़्यादा कुछ रिएक्ट ही नहीं करता है, मतलब। और सारे बच्चे की माँ को बुलाने चले जाते हैं इस हादसे की वजह से। और बेचारा डॉजन दर्द के मारे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, उसका पैर टूट जाता है और ये दर्द इससे सहन नहीं होता। डॉजन इसके पास आके कहता है समझे, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, उस पे अपना हक मत जता, समझ में आया। और ये बात सुन के ये इतना बिलक बिलक के रोने लगता है, गाइस कुछ कह नहीं सकते। और डोजन वहां पे कोल्ड हार्टेड खड़ा था, तभी पीछे से आवाज आती है उसकी माँ की, कंजंग तुम ठीक तो हो?" और उसकी माँ उसके पास आ जाती है अपने बच्चे के पास, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और वहां पे सारे लोग आ जाते हैं और बहुत ज्यादा घबराहट सी मच जाती है पूरे सिनेरियो में। तभी वहां पे उसकी माँ उसको गोद में लेके कहती है क्या हो गया मेरे बेटा, क्या हो गया तुमको। तभी वहां पे डॉजन की माँ भी आ जाती और वो सब ये देख के हैरान हो जाती है। लेकिन डॉजन उसे देख के एक स्माइल पास करता है और कहता है कुछ नहीं हुआ अपने मन में। तभी उसकी माँ का थप्पड़ उसकी तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे धीरे, और वो उसके गाल को बहुत जोर से हिट करता है। और ये बात डॉजन को भी नहीं समझ में आती है। और वो कहती है यू सिली ब्रेड, तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। इतना कहती वो एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल में लैंड कर देती हो। और डॉजन ऐसे पिट रहा था मानो जैसे गांधी जी का भक्त हो। और वो बहुत ज्यादा पिटता ही जा रहा था, उसकी माँ उसको बिल्कुल भी रहम नहीं कर रही थी और मारे जा रही थी, मारे जा रही थी। तभी उसकी माँ डॉजन के बीच में आ जाती है और उसको सीने से लगा देती और उससे कहती है बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम डरो नहीं, समझे। और उससे सॉरी बोलती है चिल्लाते हुए। और वो लड़की कहती है हट जा यहाँ से, समझी। और वो कहती है बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और डॉजन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और उसकी माँ उसे अपने सीने से लगाई ही रहती, हटती नहीं है। और वो कहती है तू हट रही है कि नहीं हट रही है कि मैं तुझे हटाऊं, समझी। तभी वहां पे उसके दादाजी आ जाते हैं और सब लोग उनकी तरफ मुड़ के देखने लग जाते हैं। तभी इसकी माँ कंजन की भी रुक जाती है और उनकी तरफ देखती है। और उसके दादाजी कहते हैं क्या यहाँ पे चल रहा है, तुम लोग को पता है ना बाहर गेस्ट है। और कंजन कहती है फादर इसने मेरे बेटे पे हाथ उठाया, मैं क्या करूं। और वो कहते हैं तो ये सारी नौटंकी तो मत करो, बाहर गेस्ट है ना, तुम क्या चाहती हो पूरी पार्टी का माहौल खराब हो। अब फटाफट उसे मारने के अलावा हॉस्पिटल ले जाओ, समझी। और वो वहां से चुपचाप चली जाती है हॉस्पिटल अपने बच्चे को लेके। और इसकी माँ पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं मेरे बेटे। और तभी उसके दादाजी कहते हैं तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है, समझे। डॉजन की माँ कहती है तुम घबराना मत, मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी हो मेरे पास आ जाना, समझे। और डॉजन कहता है हाँ माँ, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप बिल्कुल भी घबराइए मत और जाइए। तभी डॉजन की माँ सर झुका के उसके दादाजी के बगल में से निकल जाती है। और दादाजी उसे बहुत घूर के देखने लगते हैं, बहुत गुस्से की निगाहों से देखते हैं और पूछते हैं क्या ये तुमने ही किया है, क्या मैं सच सुन रहा हूँ। और डॉजन कहता है बड़े कामली हाँ, ये मैंने ही किया है, समझे आप। और वो पूछते हैं ऐसा तुमने क्यों किया, इतना ही डेंजरस थिंग तुमने उस लड़के के साथ क्यों किया, बताओ मुझे इसका क्या जवाब दोगे तुम, समझे। और वो कहता है उसने आपका दिया हुआ प्रीशियस गिफ्ट मुझसे छीन लिया, समझे आप। और वो कहते हैं सिर्फ वो गिफ्ट ही तो था, तुमने तोड़ भी दिया उसे ना, और क्या। और वो कहता है हाँ मैंने तोड़ दिया क्योंकि उसने आपका दिया हुआ गिफ्ट मुझसे छीनने की कोशिश करी। यह बात सुन के दादाजी को इसके बहुत ज़्यादा गहरा सदमा सा लगता है। और वो कहता है जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, आपने मुझे इतनी कीमती तरीके से दिया था वो, और मैं उसको किसी और के हाथों में देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने तोड़ दिया उसे। और ये बात सुनकर उसके दादाजी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और मन ही मन कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं मन ही मन शाबाश, मुझे अपने ग्रैंडसन से यही उम्मीद थी।
और डॉजन कहता है क्या हो गया, ये इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं जबकि मैंने गलती की है। और उसके दादा फिर स्ट्रिक्ट वॉइस में कहते हैं तुम्हें अब इसकी पनिशमेंट मिलेगी, समझे? अब मेरा पीछा करो और चुपचाप मेरे साथ चलो जहाँ मैं जा रहा हूँ, और कोई भी सवाल मत पूछना। और वो कहता है हाँ जैसा आप कहते हो मैं वैसा ही करूंगा, एक सवाल नहीं पूछूंगा। अर्जुन हंसता है और सोचता है मन ही मन जैसा मैंने सोचा था वैसा ही चल रहा है। और तभी वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और कहता है ये क्या है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं सुयोंग कंपनी के, और मुझे पता तक नहीं था। यहाँ पे तो मैं पिछले जन्म में भी नहीं पहुंच पाया था, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी यहाँ पे हमें बड़े बड़े लोग दिखाए जाते हैं जो सुयोंग कंपनी के सारी चीज़ें संभालते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बुरे भी होते हैं। तभी हमें सब लोग दिखाए जाते हैं अपना सर नीचे कर लेते हैं डर के मारे, क्योंकि यहाँ पे वो सुयोंग कंपनी के चीफ मास्टर आ चुके थे, बैठ गए थे। और वो कहते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना डोजुन, ये सब बहुत काम आएगा तुम्हारे। और डोजुन बहुत ध्यान से देखने लगता है और मन ही मन बहुत खुश होता है, घबराता भी है साथ में। फिर एक डेट दिखाई जाती है 29 जून 1987। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया कहते हैं कि सुयोंग कंपनी को बैन नहीं दिया जाएगा। और डोजुन मन ही मन सोचता है जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इस बात से सारे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं। तभी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया कहते हैं सोयोंग कंपनी के चेयरमैन ने खुद सामने आके माफी मांगी थी। और डोजुन कहता है जैसा मैंने कहा वैसा ही सब कुछ हुआ, ग्रैंडपा ने मेरी बात मान ली, बहुत अच्छा हुआ ये। तभी हमें एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि एक घर के बाहर पार्क हो जाती है। उससे डोजुन निकल के उस घर में जाने लगता है, उसका गार्ड उसे गुड बाय सर कहता है। तभी उसका स्वीपर बताता है तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पे बहुत पहले आ चुके हैं डोजुन। और डोजुन कहता है ठीक है मुझे नहीं पता था, लेकिन और बहुत ज़्यादा शौक होता है। तभी अंदर से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसे सुन के दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और डोजुन सोचता है अंदर मेरे ग्रैंडपा और माता जी की लड़ाई चल रही है। तभी उसकी माता बताती हैं कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए सर प्लीज़। और उसके दादाजी कहते हैं हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो, तुम लोग और ज़्यादा अमीर हो जाओगे। फिर उसकी माँ कहती है हम लोग बहुत अच्छी जगह काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, मेरे दो बच्चे हैं और मेरा पति भी बहुत ज़्यादा कमाता है, तो हमें आपकी कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए। और उसके दादाजी गुस्सा करने लगते हैं और उसे समझाने लगते हैं, लेकिन वो नहीं मानती हैं। फिर वो उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है आप यहाँ से प्लीज़ चले जाइए। और वो आगे कहती है हमारा जीवन बहुत छोटा है, हम बस शांति से जीना चाहते हैं और कुछ नहीं। इतनी बात सुन के इसके ग्रैंडफादर डोजुन के बहुत ज़्यादा उस पर भड़क जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से डोजुन की आवाज़ आती है, वो ग्रैंडफादर को बुलाता है। और डोजुन कहता है क्या आप दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, वो भी मेरे लिए, वो भी पीठ पीछे मेरे। और तभी वो कहता है अरे नहीं मेरे छोटे से बच्चे आ जाओ दादाजी की गोद में। इतना कहती ही उसके दादाजी उसे गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं क्या तुमने पढ़ाई अच्छे से की? और डोजुन कहता है हाँ मैंने अच्छे से करी, आप बड़े स्ट्रांग है दादाजी। ये सब हरकतें देख के इनके दादाजी की डोजुन की मम्मी बहुत ज़्यादा एंशियस फील करती हैं। उसके बाद डोजुन अपने दादाजी से कहता है अब मुझे आप प्लीज़ नीचे उतार दीजिए। इतना सुनते ही डोजुन के दादाजी का मुंह बन जाता और मन ही मन गुस्सा करने लगते हैं वो। तभी वो आराम से डोजुन को नीचे उतारते हैं और कहते हैं अब तुम ठीक हो, अब तुम्हें तो नहीं लग रही? तभी अचानक डोजुन की मम्मी कहती है बेटा हाथ मुंह धो लो जाओ। और ये सुनते ही डोजुन का मुंह बन जाता है और वो कुछ नहीं कहता, बस मुंह बना देता है। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं चलो जाओ बेटा हाथ मुंह धो लो अपने प्लीज़। डोजुन कहता है ठीक है मैं अपने हाथ मुंह धो के आता हूँ। तभी उसके दादाजी कहते हैं ठीक है जाओ मैं यहीं पे तुम्हारा वेट करता हूँ, ओके। और फिर उसके दादाजी वहाँ पे बैठ जाते हैं सोफे पे और वेट करने लग जाते हैं। तभी जो अर्जुन थोड़ा सा हंसता है और कुछ कहने की कोशिश करने लग जाता है। वो कहता है दादाजी मुझे भी बड़े होके आपके जैसा चेयरमैन बनना है कंपनी का। और ये सुनते ही इसके दादाजी को एक बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है और उसके दादाजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल तुम बन सकते हो। और वो बहुत ज़्यादा खुशी के मारे हंसने लग जाते हैं मानो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो। ये सुन के इसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और अपने कानों पे बिलीव नहीं करती हैं। और उसके दादाजी कहते देखा मैंने कहा था ना ये मेरे जैसे ही बनेगा। और उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि डॉजुन ने हम लोग को आज तक बताया ही नहीं। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं डॉजुन की ये सारी बातें सुनकर। तभी उसके दादाजी कहते अब तुम इमोशनल मत हो जाओ, उसको अप्रिशिएट करो ना। और डॉजुन भी देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसकी मम्मी इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। और सोचने लगता है क्या मेरा सपना गलत है जो मेरी माँ को इतना दुख दे रहा है। तभी उसकी मम्मी बिना कुछ कहे किचन में चली जाती हैं और कुछ काम में लग जाती हैं। और वो सोचती हैं ये बात मुझे मेरे बेटे ने आज तक क्यों नहीं बताई। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है डॉजुन के कमरे में जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। और वहाँ पे डॉजुन और उसके दादाजी आपस में बात करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसके दादाजी कहते हैं मैंने तुमसे कहा था तुम अपने कोई 3 दोस्त बनाओ।
और तभी डोजुन कहता हाँ मुझे याद है और मेरे 3 दोस्त हैं बहुत अच्छे से। फिर उसके दादाजी बताते हैं 3 की तिगड़ी बिजनेस में काफ़ी अच्छी साबित होती है। बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो 3 दोस्तों ने की और वो आज सक्सेसफुल हैं, समझे। और तभी डोजुन कहता हाँ आप सही कह रहे हो लेकिन मेरे साथ ऐसा हो ये ज़रूरी तो नहीं है। तभी उसके दादाजी कहते हैं हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो लेकिन हो भी तो सकता है। और फिर डॉर्जन समझाता है ये कोई ज़रूरी नहीं है, बंदे में दम होना चाहिए और कुछ नहीं। तभी उसके दादाजी मन ही मन सोचते हैं इस बच्चे में इतना ज़्यादा दिमाग आ कहाँ से गया है। और डॉर्जन कहता है मैं भी अपना एक स्टार्टअप खोलूंगा दादाजी आप देखना। और वो अपने स्टार्टअप के बारे में उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लग जाता है और उसके दादाजी सोचते हैं इस बच्चे में इतना ज़्यादा दिमाग आ कहाँ से रहा, वाओ। और ये बताता है दादाजी आप बस देखते जाओ मैं कितनी ऊंचाइयों को छू लेता हूँ। और उसके दादाजी इसकी इतनी सारी कॉन्फिडेंटली बातें सुन के थोड़ा सदमे में चले जाते हैं और एक मुस्कुराहट पास करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तभी डॉर्जन भी याद करता है पहले जब मैं ह्यूंगसुक था तब मैं इतना कुछ कर नहीं पाया था और अब मुझे मौका मिला है, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, सब कुछ करूंगा। और उसके दादाजी यही सोच रहे होते हैं अभी तक ये 10 साल के बच्चे में इतना दिमाग आया तो आया कैसे। और सोचते हैं ये अपने स्टार्टअप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। इतनी सारी बातें कहने के बाद डॉर्जन बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करता है। तभी उसके ग्रैंडपा धीरे से उसके सर पे हाथ रख के उसका सर सहलाने लगते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी कामयाबी और नाकामयाबी में दोनों में तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये बात सुनकर डॉर्जन बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक स्माइल पास कर देता है। डॉर्जन मन ही मन सोचता है एज ए ग्रैंडफादर ये इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है और एक बहुत ब्यूटीफुल सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार बहुत तेजी से चल रही होती है हवा को चीरते हुए। और डॉर्जन उस कार में बैठा हुआ होता है, वो भी विंडो सीट पे कुछ सोच रहा होता है। वह सोचता है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे क्या सब कुछ ठीक होगा जैसे मैंने सोचा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो वेस्ट कोस्ट जा रहा होता है किसी से मिलने। और एक फ्लैशबैक हिट होता है जहाँ पे ये अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगने की कोशिश करता है और बहुत आसानी से उन्हें मना भी लेता है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में। और पेरेंट्स थोड़ा इसके डिस्कस करके इसको जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। और ये कार में बैठे बैठे सोच रहा था इन्हें मनाना बहुत ज़्यादा आसान था। तभी वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे जब ये ह्यूंग सो था बड़ा हुआ था और सोचने लगता है जिस जन्म में मैं ह्यूंग सुक था यहीं पे मैं बड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। और तभी वो रियलाइज़ करता है कि अब वो ह्यूंग सुक नहीं है बल्कि डॉजून है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने माता पिता पे पड़ जाती है और उसके माता पिता भी उसे देख लेते हैं या नहीं देख पाते पता नहीं। उन्हें देख के बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और इमोशनल फील करने लग जाता है। और इतना इमोशनल फील करता है कि इन्हें देख के भी बहुत ज़्यादा दुखी सा हो जाता है और सोचने लगता है अब मैं इनसे कैसे मिलूं, मेरा तो सब कुछ चला ही गया उस हादसे के बाद। और तभी ये इसकी मम्मी उसके पास आती है और कहती है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। और वो कहता है नहीं मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा सा दोस्त से मिलने आया हूँ। और वो पूछती है हाँ दोस्त से मिलने आए हो, तो यार रो क्यों रहे हो तुम। फिर पीछे से उस लेडी के पति भी आ जाते हैं और पूछते हैं क्या ये बच्चा गुम गया है। और वो उसके पास जाके पूछते हैं बेटा तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हारा। और वो बताता है मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ यहाँ पे। ये सुन के इसके पिता बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछता है क्या मुझे आप ह्यूंगसो से मिलवा सकते हो जो आपका बेटा है। और ये लोग थोड़ा पॉज लेते हैं और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं और बोलते हैं बेटा क्या मैं ह्यूंजी से पूछूं अपनी बेटी से, जो इस जन्म में अपना पुराना नाम ना सुन के बहुत ज्यादा शौक में चला जाता है। और वो चिल्लाते हुए कहता है ह्यूंजी कौन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं ह्यूंगसुक के बारे में पूछ रहा हूँ। और ये दोनों रिप्लाई करते हैं वो हमारी इकलौती डॉटर है समझे तुम। और वो ये सुन के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और रियलाइज़ करता है लगता है मैं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, ऑथर ने बहुत अजीब चीज़ कर दी भाई। फिर हमें न्यूज़पेपर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ सुयोंग कंपनी के अनबैन होने की खबर भी दी जाती है, जिसे देख के चेयरमैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं इलेक्शन की वजह से सारा लफड़ा वगैरह सब कुछ दब गया। और डॉजुन सही था, डॉजुन ने यही राय दी थी कि आप माफ़ी मांग लीजिए सब कुछ अपने आप दब जाएगा। और सोचते हैं इस बच्चे की वजह से मेरी पूरी कंपनी बच गई, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर हमें डॉजुन का घर दिखाया जाता है जो कि बड़ा बहुत सुंदर लग रहा होता है देखने में। डॉजुन भी इस खबर को पढ़ता है और कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता बल्कि मन ही मन सोचने लग जाता है जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ, 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ा। और कहता है मैं फ्यूचर से आया हूँ, अभी मुझे इस चीज के लिए ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, मैं रिकारनेशन हुआ हूँ, इसकी वजह से मेरी पुरानी आइडेंटिटी गायब हो गई है।
और मैं इस चीज़ को लेके खुश नहीं हो सकता, मुझे काफ़ी कुछ करना है। तो मेरे दादाजियों ने मैं गलत इंसान समझता था, बल्कि वो काफ़ी अच्छे इंसान निकल गए हैं। उन्हें मुझे कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना होगा और अपनी स्टडीज़ की फाउंडेशन बहुत अच्छी बनानी हो, जिससे मैं सूयोंग कंपनी को बहुत पहले संभाल सकूं, जिससे वो बर्बाद ना हो पाए। और आने वाले 10 सालों में चेयरमैन जिन जो मेरे दादाजी उनकी भी हो जाएगी, उन्हें मुझे जैसे भी करके बचाना होगा और अपने कंपनी के शेयर्स मुझे अपने नाम पे लेने होंगे, जिससे कंपनी बर्बाद ना हो सके। कार एक्सीडेंट की वजह से ही मेरे दादाजी की मौत हुई थी, उस कार एक्सीडेंट से निकलना होगा। अब मैं यूंगसुक नहीं बल्कि डॉन जुनू, मुझे अपने तरीके से चीजें संभालनी होगी। और इन सब चीजों के करते करते मेरा माथा भी बहुत दर्द हो चुका है सोच सोच के। तभी अचानक से वो तैयार होने लग जाता है कोट पैंट पहन के कहीं जाने के लिए। और तैयार होते होते सोचता है ये सब मैं कैसे करूंगा, अब तो मेरी उम्र भी बहुत छोटी है। और अचानक से उसकी मम्मी आती है डॉजुन कह के, बेटा तुम तैयार हो गए हो क्या जाने के लिए? और पूछने लगती हैं क्या तुम कार से जाओगे कि मैं तुम्हें खुद छोड़ने चलूँ तुम्हारे साथ? तभी डॉजन कहता है यस मॉम, मैं आपके साथ ही जाना दूंगा, आप मेरे साथ चलना मुझे छोड़ने। तभी हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है और डॉजन की माँ उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आ जाती है। और डॉजन सोचता है मुझे लगाता है मुझे वहां तक छोड़ने जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, इसी से आज काम चला लूंगा। फिर हमें एक बहुत बड़ा होटल दिखाया जाता है जिसका नाम SY होटल है, बहुत आलीशान सा लग रहा होता है। और उसके दादाजी उसका वेट कर रहे होते हैं उसको पार्टी देने के लिए। फिर डॉजन ने उनकी कंपनी की इज्जत डूबने से बचा ली थी और डॉजन अपने दादाजी से लाड़ लड़ाते हुए बहुत तेजी से उनकी तरफ भागता है गोदी में। और वो कहते हैं दादाजी क्या आप ठीक है, मेरी राय की वजह से आपकी कंपनी बच गई क्या? और वो कहते हैं हाँ मेरे छोटे मास्टर, तुम्हारी वजह से ही मेरी कंपनी बच गई और हम बैंकरप्ट भी नहीं हुए। और डॉजन बहुत गर्व से उस सीट पर बैठ जाता है, मिस्टर जिन भी बैठने वाले होते हैं। और डॉजन सोचता है मुझे इन सब चीज़ों के लिए खुश नहीं होना चाहिए बल्कि आगे के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तभी वो दोनों एक दूसरे को एक टक एक कुर्सी पे बैठ के निहारने लग जाते हैं। और उसके दादाजी कहते हैं क्या तुम्हारे एग्जाम्स हो गए, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था फर्स्ट आओगे? और वो बताता है हाँ मेरे एग्जाम्स तो हो गए, मेरा प्रेजेंट आप कब दे रहे हो बताओ ना। और वो कहते हैं हाँ तुम फर्स्ट भी आ गए, यार मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे, वैसे सही बता रहा हूँ। और वो सोचने लगते हैं इसकी वजह एडवाइस से ही मेरी कंपनी बच पाई, इसे कुछ तो देना ही चाहिए। और वो बहुत खुश होते हैं ये 10 साल के इस बच्चे ने यार मेरी कंपनी बचा ली, बैंक होने से भी बचा ली। और वो पूछते हैं तुमने मुझसे क्या मांगा था, एक बार मुझे याद दिलाओगे? और डॉजन कहता है मैंने आपसे प्रेजेंट्स के लिए एक रियल घोड़ा और कार मांगी। सर जिन अपना बिजनेसमैन वाला दिमाग यूज करते हैं और पूछते हैं तुम्हें कितने नंबर मिले ये तो बताओ। और ये बंदा रिप्लाई करता है डॉजन की मेरे हर सब्जेक्ट में फुल परसेंटेज बने हैं। और इसके दादाजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि तुम्हारे फुल परसेंटेज कैसे बन गए, और खुशी से हंसने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं डॉजन के लिए और बहुत हंसते हैं। तभी डॉजन भी कहता है हाँ यही तो मेरी स्ट्रेटेजी थी हर सब्जेक्ट में फुल लाने के लिए, अब मेरा प्रेजेंट भी मिल जाएगा। तो आप मुझे वैसे मेरा नया हॉर्स कब दे रहे हो दादाजी? और वो कहते हैं मैं तुम्हें नया हॉर्स जल्दी ही दे दूंगा, बस बर्थडे तो आ जाए, ये भी तो कहा था मैंने। और वो कहते हैं एक सच्चा बिजनेसमैन वही होता है जो हर डील की बात को ध्यान रखे। और वो कहता है हाँ हाँ मुझे ध्यान था, बस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था आपसे मिलने के लिए और आपसे हॉर्स लेने के लिए। और वो कहते हैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, तुम तो बस अपनी चला रहे हो मुझ पे यार। फिर मिस्टर जिन इधर उधर की बातें करने में लग जाते हैं। तभी वो पूछता है क्या मेरा हॉर्स आप मुझे कब दोगे, कुछ तो बताओ मुझे यार, ऐसे इग्नोर मत करो। तभी वहां पे खाना लेके बहुत सारे वर्कर्स आ जाते हैं तरह तरह का, और ये खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। तभी इसके ग्रैंडफादर कहते हैं यहीं पे रख दो। और इस खाने में इतनी ज्यादा वैरायटी होती है कि मैं गिन भी नहीं पा रहा था गाइस यार। डॉजन ये खाना देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है आप भी खाओगे क्या दादाजी? और इसके दादाजी कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल खाऊंगा, तुम्हारे साथ खाने का मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। और ये लोग बात करने लग जाते हैं। तभी दादाजी पूछते तो मैं कौन से तरीके के हॉर्स पसंद है, पर्शियन, एशियन, कौन से तरीके के? भी डॉजन कहता है इसी बात को सुनने के लिए मेरे तो कान तरस गए थे यार। भी कहते हैं मैं तुम्हें एशियन हॉर्स व्हाइट कलर का गिफ्ट करूंगा, क्या तुम ठीक हो इस हॉर्स में? और तभी डॉजन मुस्कुरा के कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये मेरा फेवरेट कलर है और हॉर्स भी। तभी ये डॉजन अपने दादाजी को बहुत टाइटली हग कर लेता है और बहुत खुश होता है। और सोचता है अभी के लिए मैं इतना मजे तो कर ही सकता हूँ, फ्यूचर तो मैं बाद में भी बचा सकता हूँ। और उसके दादाजी कहते हैं चलो अब यार खाना खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, समझे? और डॉजन कहता है यहाँ पे हॉर्स की बात चल रही है और इन्हें खाना खाने की हुई है, मैं बोर भी हो रहा हूँ यहाँ। डॉजन उनसे और ज्यादा हॉर्स के बारे में पूछता है और पूछता है क्या आप मुझे और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? और उसके दादाजी कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल दे सकता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये सुन के कि उसके दादाजी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अभी वो कहते हैं कि हॉर्स की पावर हॉर्स पावर में नापी जाती है, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और खुद की जोक पे बनाए हुए हंसने लग जाते हैं। और डॉजन कहता है ये भी कोई जोक था, इससे ज्यादा तो समय राइना के रोज जोक अच्छे होते हैं। फिर वो उसे आगे अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं हमारी 48 ब्रांचेस। और ये सुन के डॉजन बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है, क्या 48 ब्रांचेस? इसमें से हमने मेन ब्रांचेस को ऑक्यूपाइड कर रखा है और 19 ब्रांच और मेरे अंडर में। और ये इन्फॉर्मेशन सुन के डॉजन और ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है बहुत ज्यादा काम करते हैं। और वो कहते हैं सफल होने के लिए इतना काम करना तो पड़ता ही है यार।
और कहते हैं मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है, तुम भी शायद हार्ड वर्किंग निकलो और बहुत अच्छे से बनो, लेकिन तुम ज़्यादा मेहनत करो और सक्सेसफुल हो ये भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए अपने हिसाब से अपना रास्ता चुनना। और डॉजन इतनी सारी सीरियस बातें सुन के हैरान हो जाता है, और तभी वो एक वॉचमैन को बुलाते हैं और कहते हैं क्या कोई है यहाँ पे। और तभी वो कहते हैं क्या तुम मेरे लिए एक मैप ला सकते हो, मुझे अर्जेंट चाहिए। लेकिन वो मैप पूरे वर्ल्ड का होना चाहिए। ये बात सुन के डॉजन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लग जाता है। फिर हमें एक बहुत आलीशान सा झूमर दिखाता है राइटर, जो कि बहुत अच्छे से बनाया हुआ होता है। तभी वो वेटर दादाजी के लिए मैप ले आता है और उसे दे देता है। दादाजी उस मैप को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं और मन ही मन कुछ सोचने लगते हैं। तभी वो डोजन से कहते हैं तुमने मुझसे घर बदलने के लिए कहा था, तुम इस मैप में मार करो जहाँ भी घर चाहते हो। और डोजन ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके आगे दादाजी कहते हैं जहां पे भी तुम मार करोगे वहां पे मैं तुम्हें एक बढ़िया सा पैस्चर लैंड खरीद के दे दूंगा। अपने दादाजी की ये बात सुन के डॉर्जन बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है ये कितने अमीर हैं। और वो मैप को बड़े ध्यान से देखने लग जाता है कि वो कहाँ पे मार्क करे। और वो मार्क कर देता है और उसके दादाजी कहते हैं बड़े संभल के करना, अगर तुमने कहीं उल्टी सीधी जगह मार्क करा तो तुम इस कंट्री से भी बाहर जा सकते हो। फिर डॉर्जन बड़े आराम से मार्क कर देता है और दादाजी उस जगह को देखने लगते हैं और सोचने लग जाते हैं। तभी वो एक वेटर को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ जिसने जिस जगह मार किया उस जगह को ढूंढो और मुझे बताओ। तभी वेटर उनकी बात मान के उस कमरे से बाहर निकल जाता है। और डॉजन ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कंफ्यूज फील करने लग जाता है। फिर उसके दादाजी कहते हैं चलो अब हमारा काम होता रहेगा, अब थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं, भूख भी बहुत लग रही है। दोनों दादा और पोता मजे से अपना खाना एंजॉय करने लग जाते हैं शांति से। तभी उसके दादाजी पूछते हैं वैसे तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह हैं, तुमने मुझे बताया नहीं। और डॉर्जन मन ही मन सोचता है मेरी मेंटल स्टेट 40 साल की है, भले ही मैं 10 साल का हूँ तो मेरे दोस्त बन ही नहीं सकते। तभी वो वेटर आ जाता है और कहता है सर हमने लैंड ढूंढ ली है। और उसके दादाजी देखने लग जाते हैं तो तुमने यहाँ पे ढूंढी हो? वेटर कहता है जी सर हाँ। और वो बताने लगता है ये नॉर्थ साइड में है और ये बहुत ही ज्यादा पास है इसके स्कूल के। तो अर्जुन के दादाजी पूछते हैं इस लैंड को खरीदने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह तो नहीं है इसके ओनर पे? और वो आगे बताते हैं कोई दिक्कत हो तो मुझे पहले ही बता दो। और डॉर्जन सोचता है ये कितनी मेच्योरिटी से हर एक चीज को हैंडल कर लेते हैं। और उसके दादाजी आगे बताते हैं इस लैंड का एरिया पूरे 500 एकर्स का होना चाहिए। और वो उससे कहते हैं अब इस लैंड में एक बढ़िया सी जगह ढूंढ के खरीदने के लिए। और वो कहता है डॉर्जन यही इसी चीज का तो मैं कब से वेट कर रहा था, यही तो मैं चाहता था। और वो गार्ड वहां से चला जाता है डॉर्जन के दादाजी से बात करने के बाद। फिर डॉर्जन के दादाजी उससे पूछते हैं क्या तुम खुश हो इस डिसीजन से मेरे? और वो बताते हैं कोई गलती लग रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हारी वजह से ही कंपनी बची है मेरी। और वो कहते हैं हाँ मैं खुश हूँ, आपने बिल्कुल सही किया, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी से सारे काम हैंडल कर। और उसके दादाजी कहते हैं यही मैं तुमसे भी उम्मीद करता हूँ, तुम भी ऐसे ही बनो। और वो कहता है बिल्कुल दादाजी, इस चीज को मैं अपने दिमाग में रखूंगा और ऐसा ही बनने की कोशिश करूंगा। फिर डॉर्जन हमें बताता है कि ये लैंड मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ के चुनी है, क्योंकि ठीक 2 साल बाद इस लैंड की वैल्यू पूरे इसके बेस प्राइस से 50 टाइम्स बेटर हो जाएगी और ये सुयोंग कंपनी की एक ब्रांच से बहुत ज्यादा है। अब मैं ओनर हो जाऊंगा पूरा 50,000 एकर्स का, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और ये मेरे प्लान का पहला स्टेप भी है। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों एम्प्लॉय काम के सिलसिले में फादर से मदद मांगने आते हैं। और फादर ये कह के मना कर देते हैं कि तुम दोनों बहुत मैच्योर हो, कपल्स हो, अपने काम खुद करो। और ये सुन के इसका मुंह बन जाता है और कहते हैं आप हमारी फादर है, आप हमारी हेल्प करिए ना। और वो कहते हैं तुम दोनों जिम्मेदार बनो, अपनी जिम्मेदारियां उठाओ, समझे? और ये बात सुन के इसका पति उनसे माफी मांगता है आप सही कह रहे हैं सर, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी चाहिए। लेकिन फादर की बेटी उन पे चिल्लाते हुए कहती है आप हमारे कैसे पिता हैं जो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं? तभी फादर इस बात पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम बहुत बदतमीज हो रही हो जैसा मैंने सोचा था, और अब मैं तुम्हें इस कंपनी से निकालने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या तुम इस बात पे राजी हो? और ये सुनते ही इसका मुंह बंद हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं कहती। तभी फादर कहते हैं थोड़ा तमीज से बोलना सीख लो, मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए। और ये सारी बातें सुन के फादर की बेटी के पति को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता, वो घबराने लगता, उसे एंजाइटी फील होने लगती और वो कुछ नहीं कर पाता। तभी फादर कहते हैं क्या तुम्हारी तबीयत खराब, क्या तुम्हें फिर से एंजाइटी फील हो रही है सियोंग? और वो आगे कहते तुम बहुत लापरवाह हो गए, तुमसे दवाई लेने के लिए कहा था, तुमने दवाई भी नहीं दी। ये सुनते ही उसे और ज्यादा डर लगने लगता है कि फादर अब मुझ पर चिल्लाने लगा और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये चीज उसकी बीवी भी देखती है और कहती है सियोंग क्या तुम ठीक हो, क्या मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा? और फादर कहते हैं वाह अब तुम पूछ रही हो, तुमसे केयर तो होती नहीं, अपने पति कंपनी क्या संभालोगी? ये सुन के इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है अपने फादर से इतनी बुरी बातें। और वो फिर सर झुका के माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए फादर, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। तभी वो दोनों से कहते हैं मैच्योर हो जाओ, थोड़े बहुत बड़े हो गए हो तुम लोग, और खुशखबरी कब दोगे? फिर सीन डोजन पे शिफ्ट हो जाता, वो बाहर बैठ के बढ़िया आराम से अपनी स्मूथी इंजॉय कर रहा था। और फिर वो इन दोनों को बाहर जाते हुए देखता है और सोचने लग जाता है ये दोनों के साथ क्या हुआ होगा।
बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। और सोचता है मनी मन जो भी हुआ होगा इन दोनों के साथ सही हुआ होगा, ये दोनों यही डिजर्व करते हैं। और कहता है मनी मन ये दोनों वैसे भी इमेच्योर थे हैं और हमेशा रहेंगे। तभी इनके फादर आ जाते हैं, सॉरी ग्रैंड फादर, और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो डॉजन, क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं कराया। और वो कहता है नहीं दादाजी आपने बिल्कुल वेट नहीं कराया। और वो पूछते हैं वैसे तुम खाली टाइम में कर क्या रहे थे यहाँ पे इतनी देर से बैठे। और डॉजन रिप्लाई करते हुए कहता है कुछ नहीं बस मैं रीडिंग कर रहा था दादाजी। फिर डॉजन के दादाजी टेबल पे एक डॉक्यूमेंट रख देते हैं और डॉजन को बताते हैं ये डॉक्यूमेंट वही हैं जो तुमने मुझसे घर खरीदने के लिए कहा था। और कहते हैं ये 80,000 एकड़ का हो चुका है। और डॉजन कहता है वो तो 50,000 एकड़ का था। तभी उसके दादाजी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं तुम्हें वैल्यूएशन असली याद है। तभी डॉजन मनी मन मुस्कुराता है और कहता है मुझे तो पूरा फ्यूचर पता है, ये तो वैल्यूएशन की बात है। तभी उसका दादाजी बताते हैं वहां पे एक मॉल बन गया तो उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ गई। और डॉजन ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब मैं 16 बिलियन का मालिक हो चुका हूँ। और तभी उसके दादाजी पूछते हैं क्या तुम हैप्पी हो इन सब चीजों से। और डॉजन कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, अब मैं पूरे 200 अपार्टमेंट्स को एक साथ रेंट पे भी उठा सकता हूँ। और इतना कहती है वो दादाजी के अपने गले से लग जाता है। और मनी मन सोचता इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट के चक्कर में मुझे 16 बिलियन की कंपनी ऐसे ही गिफ्ट कर दी। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिया जाता है सन 1988, जो कि बहुत अच्छा साल माना गया था। इस साल सुयोंग कंपनी को गवर्नमेंट ने पूरी 500 बिलियन का फायदा कराया था। और ये बात पूरी मीडिया को हजम नहीं हो पाई थी, इसलिए इसकी रिपोर्ट बनाई गई। फिर हमें वही जगह दिखाई जाती है जो डॉजन ने मैप में मार्क करी होती, जो कि बहुत सुंदर लग रही होती। और वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनने का काम चल रहा होता, अंडर कंस्ट्रक्शन थी जो। और तभी वो मैप दिखाया जाता है जिसे डॉजन के दादाजी बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे थे। और वही जगह दिखाई जाती जो डॉजन ने मार्क करी थी। उस जगह को दादाजी देखते और कहते हैं लड़का बहुत ज़्यादा समझदार, उसने बहुत अच्छी जगह मार्क करी। और तभी उनका सिक्योरिटी गार्ड पूछता है क्या हो गया है सर, आप बहुत हैप्पी लग रहे हैं। और वो बताते हैं डॉजन ने जो जगह बताई थी उस जगह पे हम अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और उस जगह को हमने खरीद के पूरे 100 बिलियन का मुनाफा अर्न किया है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बात इन्हें बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, एक बच्चा इतना ज्यादा समझदार हो कैसे सकता है। और इस बात को सोचते सोचते इनकी शक्ल भी बहुत ज्यादा अजीब हो गई थी, जो कि इनके सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाता। तभी वो सोचते हैं अगर डॉजन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। और ये सोच के वो बहुत ज्यादा खुशी से हंसने लग जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन फिर वो सीरियस होके कहते हैं इस कंपनी में पूरा हक मेरे ग्रैंडसन का है, तो मेरे और जो दूसरे बच्चे हैं वो कंपनी इससे छीन ना ले, इस बात का तुम्हें पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। तभी उनका गार्ड कहता है जी मैं समझ सकता हूँ, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी अपनी जान की बाजी लगा के भी ये कंपनी डॉजन के पास से नहीं जाने दूंगा। और ये बात सुन के उनके दादाजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं डॉजन के। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है डॉजन के बहुत छोटे से और प्यारे से घर में। फिर डॉजन उस 16 बिलियन की चेक बुक हाथ में लिए सोचता है इन पैसों को मुझे कहाँ खर्च करना चाहिए। और वो सोचता है कहीं मुझे RTX 5090 और इंटेल कोर के साथ अपना पीसी वापस से बिल्ड करा लेना चाहिए। लेकिन उसे अपने दादाजी की बात याद आती है, वो कहते हैं पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च किया करो समझे बेटा। और ये बात याद करके डॉजन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है इस बात को मैंने याद ही क्यों किया। और सोचने लग जाता है एक पीसी मैं अपने लिए दोबारा से बिल्ड कराऊंगा, वो भी बहुत बड़ी। बिल्ड कराने की बात से ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी दरवाजे पे आराम से दस्तक होती है और वो और कोई नहीं डॉजन के ही अपने माता पिता होते हैं, जो कि इससे बात करने आए हुए होते हैं। और वो आराम से बिस्तर पे बैठ जाते हैं और पूछने लग जाते हैं बेटा तुम इतने ज्यादा पैसों का क्या करोगे, तुमने क्या कुछ सोचा इस बारे में। तभी डॉजन मुस्कुराते हुए जवाब देता हाँ मैं एक और पीसी अपने लिए बनवाना चाहता हूँ। तभी इसके माता पिता हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ तुम बनवा लेना, तुम्हें बहुत ज्यादा पीसी पसंद है। ये बात सुनकर डॉजन के माता पिता बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं हमारा बेटा चलो अब 10 साल के बच्चे की तरह कम से कम एक्ट कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता था मानो 30 साल का बच्चा हमने पैदा करके रख दिया है। डॉजन पूछता है मम्मी क्या आपको कुछ चाहिए, ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए ला सकता हूँ। तभी उसकी माँ मुस्कुराते हुए मना कर देती हैं और कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे अभी चाहिए हो समझे। जो अपने माता पिता से पूछता है वैसे इतने सारे पैसों का आप लोग कुछ करना चाहते हैं या नहीं। और ये बात सुन के डॉजन के माता पिता बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डॉजन ये नहीं समझ पाता ये लोग इतने ज्यादा शॉक क्यों हो गए हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है। तभी उसके पिता वहां से उठते हैं और उसकी मम्मी को भी समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वहां से चुपचाप बिना कुछ कहे एक भी शब्द चले जाते हैं। डॉजन भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है मनी मन क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तभी उसकी मम्मी उठती हैं, एक लंबी सांस लेती हैं और डॉजन के थोड़ा करीब जाती हैं, उसका हाथ पकड़ती हैं, उसे थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं और समझाने लगती हैं तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा है, बस मैं उन्हें थोड़ा सा मना के आती हूँ, तुम बिल्कुल भी डरना नहीं। और चुपचाप बिना कुछ कहे एक भी शब्द दरवाजे के पास जाती हैं और वहां से चली जाती हैं।
और डॉजन अभी भी यही सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इन्हें बुरा लग गया। सारी बातें होने के बाद डॉजन के माता पिता घर के बाहर अपने ही गार्डन में मिलते हैं और उसकी मम्मी समझाती हैं उसका ऐसा मतलब नहीं था कि तुम्हें हर्ट हो, वो बस हम लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। और उसके पापा कहते हैं मैं हर्ट नहीं हुआ हूँ, मैं बस थोड़ा सा एम्बेरस हूँ। डॉजन की मम्मी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो जो बच्चों के पैसे खाए। और उसके पिता कहते हैं हम माता पिता हैं, ऐसा माता पिता हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को पूरी की पूरी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करें, उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत तकलीफ ना होने दें। और ये बात सुन के डॉजन की मम्मी कहती यही बात मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, अब चलो गुस्सा छोड़ो और अंदर चलो ठीक। और उसके पापा हंसी खुशी मान जाते हैं और कहते हैं तुम मुझे कैसे भी करके मना ही लेती हो। तभी उसकी पत्नी उसके पीठ के पीछे हाथ रख के कहती है तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। और ये सब बातें डॉजन अंदर खड़े होकर सुन रहा होता है और सोचता है अब मुझे एक अच्छे माता पिता मिल चुके हैं, भले ही मैं हिंसुक था, ये इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मेरे पास मेरे माता पिता आ गए, भले ही ये सगे ना हो लेकिन ये बहुत प्यार करते हैं हम दोनों से, मुझसे और मेरे बड़े भाई से। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डॉजन अपने पापा से सॉरी बोल देता है और उसके पापा कहते हैं तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा सरप्राइज हो गया था। और पूछते हैं तुम्हें वैसे फ्यूचर में क्या करना है, क्या कोई तुम्हारी ड्रीम्स एम्बिशन है तुम्हारा। और डॉजन बताता है हाँ मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बन सकूं, समझे आप। और वो कहते हैं ओ ये बहुत बड़ा ड्रीम है, इसको सुन के मैं बहुत ज्यादा शॉक हो चुका हूँ। और तभी वो बताता है मुझे चेयरमैन बनना है एक बहुत बड़ी कंपनी का, जो कि ग्रैंडपा की कंपनी से भी बहुत बड़ी हो। और ये सुन के उसके फादर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं वो ये बहुत बड़ा ड्रीम है और थोड़ा सा स्माइल पास कर देते हैं। स्माइल पास करने से डॉर्जन के पापा का पेट नहीं भरता तो वो जोर जोर से बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। और डॉर्जन मन ही मन सोचता है हाँ हाँ हंस लो, जो कंपनी नंबर 1 जो है। तभी उसके पापा कहते हैं बेटा तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, तुम्हें बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी होगी। और तभी डॉर्जन कहता है मुझे आपकी भी मदद चाहिए अपना सपना पूरा करने के लिए। और उसके फादर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा जितनी मेरे से बन सकेगी, समझे। फादर बताते मैंने मैनेजमेंट की स्किल भी करी है, वो भी इंग्लैंड से, समझे तुम। और जॉर्जन ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरे फादर ने मैनेजमेंट की स्किल करी हुई है। और कहता है कि आपके कोई दोस्त है, ये बात सुन के इसके फादर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं इतने छोटे बच्चे ने इतनी समझदारी वाली बातें कैसे कर ली। तभी ये दोनों एक दूसरे को बस एक टक निहारते रहते हैं। फिर हमें सुयोंग कंपनी की बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि बहुत बड़ी लगती है देखने में। फिर हमें दिखाया जाता है ये बंदा अपने एम्प्लॉय पे चिल्ला रहा होता है कि उस बच्चे जैसे तुम फंडिंग क्यों नहीं जमा कर पाए, और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। तभी उसका बड़ा भाई एल्डेस्ट ग्रैंडसन ऑफ चेयरमैन कहता है कि मेरे भाई से तुम जल रहे हो। और वो कहता है अगर वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बैंक में रख के तब भी उनका इंटरेस्ट बिलियन में चला जाएगा और वो हर महीने गैंगम नाम के शहर में 20 अपार्टमेंट ले सकता है, समझ में आया। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है इन सब बातों का भी कोई मतलब नहीं, कोई ढंग की बात तो बताया करो। और ये बात सुन के उसका मुंह बन जाता है और वो कुछ नहीं कहता है, बस बैठा रहता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे दादाजी किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देते हैं, लेकिन उस बच्चे को दे दिया। और ये बात सुन के बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और सोचने में पड़ जाता है। फिर वो आगे बताता है कि तुम्हारे दादाजी बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं करते, क्या उन्होंने आज तक तुम्हें कुछ फ्री में दिया। और ये बात सुन के उसका फिर से मुंह लटक जाता है और वो बिना कुछ कहे बस बैठा रहता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने उसने गुस्से में बहुत ज्यादा ही कड़वी कड़वी बातें बोल दी। और फिर वो उससे कहता है सुनो मुझे माफ कर देना, बस मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो उस समय, प्लीज मुझे माफ तो यार, मेरा तुम्हें हेल्प करने का बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं। फिर सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है डॉजन के घर में, जो कि काफी अच्छा लग रहा होता है देखने में। तभी उसके पापा अपने दोस्त को ले आते हैं जिसके साथ उन्होंने इंग्लैंड में मैनेजमेंट की पढ़ाई करी थी। और डॉजन पूछता है ये पापा कौन है, और उसी समय उन्हीं अंकल को हेलो भी करता है। फिर वो बताते हैं मेरा नाम सीयोंग है, मैं पावर शेयर हाउस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और डॉजन कहता है ये वही कंपनी है जो आने वाले 30 सालों में 800 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर कमाएगी। तभी वो कहते हैं योंगी क्या मैं अब तुम्हारे बेटे से कुछ मिनट बात कर सकता हूँ। डोजन के पापा योनजी डोजन से कहते हैं मेरे दोस्त की बातें ध्यान से सुनना, ये तुम्हें सब सही बताएगा। योन आराम से एक बिस्तर पर बैठ जाता और कहता है मुझे पता चला तुम्हें बिजनेसमैन बनना है। और डोजन बड़े आराम से हाँ में जवाब दे देता है और कहता है मुझे बिजनेसमैन बनना है। तभी सियोन आगे पूछता है अपने ग्रैंडपा जैसा कि उनसे भी बेहतर। डोजन बड़े आराम से जवाब देते हुए कहता है मुझे मेरे दादाजी से भी अच्छा बिजनेसमैन बनना है। और ये बात सुन के सियोन कहता है तुम तो बड़ी लालची हो, इतना लालच अच्छी बात नहीं। डोजन मुस्कुरा के कहता है जिसे आप लालच समझते हैं बल्कि वो तो मेरा सपना है, समझे सर। और वो कहते हैं मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा सपना है, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपने फादर और ग्रैंडफादर से ज्यादा मेहनती होना होगा। और तभी डोजन पूछता है क्या जिस कंपनी में आप काम करते हैं कोई बड़ी पोस्ट पे। और वो मुस्कुरा के कहता है मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसमें अमीर लोगों को और भी ज्यादा अमीर बनने में मदद करता हूँ, ये पेशा है
मेरा। अर्जुन ये बात सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि आप बहुत ज्यादा अमीर लोगों से भी मिलते हैं, लाइक अडानी अंबानी। फिर अर्जुन उनसे पूछता है कि आप मेरी भी अमीर बनने में मदद कर सकते हैं। ये बात सुन के सियोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है पागलों की तरह, और सोचता है इस बच्चे के पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे। तभी वो कहता है मैं तुम्हारे डैड की वजह से यहाँ पे तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे क्लाइंट थोड़ी ना हो। और वो कहता है मैं तुम्हारा क्लाइंट क्यों नहीं हो सकता हूँ, क्या मेरे डैड ने आपको बताया नहीं है। और वो कहता है मेरे पास पूरे $14 बिलियन हैं, क्या आपको पता नहीं थी ये बात। और वो ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, सियोंग अपने दांत चबाने लग जाता है। तो अर्जुन आगे कहता है हाँ ये बात थोड़ी अब नॉर्मल है कि 10 साल के बच्चे के पास पूरे $14 बिलियन हो। ये बात कहती पूरे कमरे में थोड़ी देर के लिए पूरा पूरा सन्नाटा हो जाता है। सियोंग कपती आवाज में कहता है क्या क्या कहा तुमने मुझसे, एक बार दोबारा कहना। $14 बिलियन तुम्हारे पास है, वो भी इस उम्र में, ऐसा कोई नहीं कर पाया आज तक। और वो कहता है हाँ $10 बिलियन और हो जाएंगे साल खत्म होते होते। ये बात सुन के सियोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, एक शब्द नहीं कह पाता है। तभी डॉजन उसकी तरफ एक किताब बढ़ाता है और कहता है इसे आप देख सकते हैं क्या। और कहता है इसमें मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जो कि मैंने ही मैनेज किया, इसे देख लीजिए। और वो उस किताब को हाथ में लेता है और डॉजन को बहुत ज्यादा घबराते हुए देखता है। अभी वो उस किताब को देखने लग जाता है, पन्ने पलटता है और सोचने लग जाता है इतनी ज्यादा एक्यूरेसी इस उम्र में ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। इतना अच्छा प्लान, अंबानी अडानी टाटा सबके स्टॉक्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इतनी ज्यादा डिटेल में एक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई नहीं बना सकता, ना कि मैंने बनाया है आज। ये बहुत ज्यादा डिटेल इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। इस इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से माना जाए तो $14 बिलियन और जीत जाएगा। और डॉर्जन अमूल कूल पीते पीते सोचता है चेयरमैन ऑफ पावर हाउस मेरी बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे। और कहता है अगर इन्हें मेरा प्लान पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है उस बंदे के सियोंग के हाथ कब जाते हैं पूरी बुक पढ़ते पढ़ते, और कहता है बड़ी घबराते हो तुम पास इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है इस एज में। और तभी वो कहता है मैं और बच्चों से बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ इस वजह से। तभी वो कहता है ये बात नहीं है, तुम 10 साल के हो और अगर इस बुक को मैं बाहर दिखाऊं कोई नहीं मानेगा, 10 साल के बच्चे ने लिखी है। इवन यूनिवर्सिटीज के भी स्टूडेंट ऐसा नहीं सोच सकते। फिर डॉर्जन कहता है उनके मेरे जैसे सपने नहीं है इसलिए वो ऐसा नहीं सोच सकते, समझे। और वो कहता है ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी इस उम्र में इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस होना कोई आम बात नहीं है। जो नांगी कहता है क्या आपको मेरा प्लान पसंद नहीं आया, लेकिन सियोंग कुछ नहीं कहता, बस उसकी बात सुनता है और मनी मन सोचता है नो मैटर हाउ जीनियस यू आर, लेकिन 12 साल के बच्चे में इतनी ज्यादा इन्हें समझने की क्षमता नहीं हो सकती। अर्जुन इस बात को समझ जाता है और उनको बताने की कोशिश करता है कि मैं पिछले बहुत समय से दादाजी के साथ रह रहा हूँ और ये सारी चीजें मैंने उनके साथ ही रह रहकर सीखी हैं। लेकिन अभी भी सियोंग भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है अगर ये दादाजी के साथ इतने समय से रह रहा है लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें फाइनेंस की समझना आसान नहीं होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और सियोंग बाहर आ जाता है घर के योंग से बात करने जो कि डॉर्जन के पापा थे। और वो कहते हैं उनसे क्या सब कुछ ठीक रहा मेरे दोस्त, अंदर कुछ सीरियस मैटर तो नहीं हुआ। और वो कहता है नहीं नहीं तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे बेटे के पास $14 बिलियन है। और वो कहता है हाँ मैं शायद बताना भूल गया, लेकिन इतनी सीरियस बात तो नहीं थी ये क्या। और वो कहता है हाँ ये इतनी सीरियस बात नहीं थी, लेकिन डॉर्जन के बारे में मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वो एक सच में मास्टर पीस जीनियस है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह कभी सोचता ही नहीं है। और सियोंग आगे कहता है तुमने आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा, वो साइंस का जीनियस था, लेकिन तुम्हारा बेटा फाइनेंस का जीनियस है यार। अर्जुन के पापा कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, हमेशा फुल ग्रेड्स ही लाता। तभी वो कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, फुल ग्रेड्स ला तो कोई भी सकता है लेकिन इतना ज्यादा डीप थिंकिंग ये कोई आम बात नहीं है। तभी उतना कह के वो वहां से चला जाता है और उसके डैड उसे रोकते हैं। और वो जाते जाते यही कहता है कि मेरी 40 साल की डिग्री इस बच्चे की नॉलेज के सामने बेकार है। उनके डैड अपने दोस्त को इतना ज्यादा हैरान देख के बहुत ज्यादा उदास होते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉर्जन भी ये सारी बातें ऊपर से देख रहा होता है लेकिन कुछ कहता नहीं, बस ऑब्जर्व करता है। और उसके डैड भी उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और डॉर्जन उन्हें प्यारी सी स्माइल के साथ हाय कहता है और कहता है पापा आप ऊपर कब आओगे। और उसके डैड उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं यार डॉर्जन तुम इतने ज्यादा जीनियस हो गए, तुम वापस कब आओगे जब तुम खेलते कूदते थे बहुत। अगले दिन हमें डॉर्जन का घर दिखाया जाता है जो कि बहुत सुंदर लग रहा होता है। वहीं पे सियोंग बैठा होता है और अब वो समझ जाता है डॉर्जन को सारी इन्फॉर्मेशन उसके दादाजी से मिली है। और डॉर्जन भी इस बात पे हाँ कहता है आपको अब समझ में आ ही गया। लेकिन फिर भी वो मनी मन सोचता है ये मेरे लिए अभी भी पचा पाना मुश्किल है कि इतने से बच्चे को इतनी सारी नॉलेज फाइनेंस की कैसे है, वो भी मुझसे ज्यादा इसके पास नॉलेज है। तभी वो खड़े होके कहता है अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बुक के हिसाब से चला जाए तो तुम्हें 14 बिलियन और इकट्ठा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और डॉर्जन बस एक स्माइल पास करता है और आगे कहता है चलो ठीक है इस उम्र में मैं तुम्हारी ऑर्डर्स मान लूंगा। और डॉर्जन कहता है ठीक है आपको मेरे सारे ऑर्डर्स अच्छे से मानने होंगे। और वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर्स अच्छे से मानूंगा, तुम्हारी प्लान के हिसाब से चलूंगा। और डॉर्जन हंसते हंसते मनी में सोचता है सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। सियोंग डॉर्जन के कमरे से बाहर आ जाता है और सीढ़ियां उतरता है बहुत थक थक के।
उसके डैड पूछते हैं, सियोंग क्या तुम बहुत ज्यादा थक गए हो डॉजुन से बातचीत करके? और उसका दोस्त बताता है, नहीं यार, तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं जितनी भी चीज को पचाने की कोशिश कर लूं कि वो सही चल रहा है, लेकिन मैं इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी उसके डैड कहते हैं, क्या ये चिंता करने वाली बात है? और वो कहता है, नहीं, चिंता करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन 12 साल की उम्र में इतना ज्यादा समझदारी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ यार बच्चों से। और उसके डैड कहते, ओ ये बात तो तुमने सही कही, इस बात तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और वो कहता है, तुम्हें डॉजन का आईक्यू लेवल टेस्ट करा लेना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। बात को सुनकर डॉजन के डैड कोई रिप्लाई नहीं करते और गहरी सोच में खो जाते हैं। फिर वो आगे सियोंग से पूछते हैं, डॉजन $14 बिलियन का क्या करना पसंद करेगा? सियोंग आगे जवाब देता है, वो 10 मिलियन सेव करेगा और बाकी के 4 मिलियन की एक मूवी इंडस्ट्री खोलेगा। और ये बात सुनकर डॉजन के डैड बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर कमरे में ये दोनों थोड़ी देर तक बैठे रहते हैं और सोच विचार करते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है डॉजुन के दादाजी के घर। डॉजुन के दादाजी को भी पता चल जाता है कि सियोंग डॉजुन के पैसे बढ़ाने में मदद कर रहा है। और वो आगे बताते हैं, सियोंग मेरे बेट योंगी का दोस्त हुआ करता था। और उनका असिस्टेंट बताता है, यस सर, वो उनका फेलो क्लासमेट था जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई करते थे। और वो कहते हैं आगे कि मुझे इस पे शक हो रहा है, तुम इस पे नजर रखना। और उसकी प्रोफाइल को बहुत गौर से देखने लग जाते हैं। और वो आगे कहते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसे वालों को देख के उनका पैसा हड़पने लग जाते हैं, तो इस पर नजर बनाए रखना। और उनका असिस्टेंट इस बात पे यस सर कह के वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। तो अर्जुन के दादाजी मन ही मन सोचते, मुझे लगा था तुम सिर्फ बैंक में पैसे रख के इंटरेस्ट खाओगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम्हें और पैसों की भूख है। तुमने मुझे एक जवानी का किस्सा मेरा याद दिला दिया। उन दिनों की बात है, अगस्त 1989, जहाँ पे 2 मिलियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। हर जगह में हल्ला ही हल्ला था, सब लोग आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे सरकार के खिलाफ, और सरकार भी इन पे कोई रहम नहीं कर रही थी। तब हमारी सुयोंग कंपनी आगे आई कि इन लोगों के लिए हेल्प करती है, इन्हें फ्री में कपड़े देती है, सब कुछ देती है, खाना देती है और रहने के लिए सबसे जरूरी जगह देती है। वजह से हमारा शहर आज बहुत ज्यादा डेवलप है। इन्हीं के भरोसे की वजह से मेरी कंपनी बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाई। इन लोगों का मैंने भरोसा जीता और सभी ने मेरे शेयर्स खरीदे, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, और आज हमारी कंपनी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आगे हमें पता चलता है डॉजुन और सियोंग दोनों लोग न्यूयॉर्क आ चुके थे नवंबर 3, 1989 को, जो कि बहुत ही अच्छी कंट्री। और डॉजुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखकर। वो बिल्डिंग इतनी ज्यादा बड़ी होती है मानो आसमान छू रही हो, और सूरज भी नहीं निकल पा रहा था। डॉजुन इतनी बड़ी बिल्डिंग देख के कहता है, यही मेरी कंपनी है क्या? और बहुत हैरान होता है। तभी सियोंग उसे बताता है, ये बिल्डिंग थोड़ी ज्यादा बड़ी है, मैंने बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीद ली। और सियोंग आगे कहता है, फालतू पैसे बर्बाद करने से अच्छा इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीद लेनी चाहिए। और डॉजुन ये बात सुन के और बिल्डिंग को देख के दोनों को बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सियोंग आगे डॉजुन से कहता है, बाहर से मत देखो, अंदर से चल के भी देख लो, अंदर चलो। और इस कंपनी का नाम रिवील होता है, जिसका नाम होता है फैंटेसी इन्वेस्टमेंट इनकम ब्रांच। लेकिन ये सब डॉजुन को एक सपना लगता है और वो अभी भी बिलीव नहीं कर पाता, ये मेरी पहली कंपनी। फिर सियोंग उससे कहता है, चलो बाहर मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ, तुम ही ओनर हो। और डॉजुन सियोंग के पीछे पीछे अंदर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर सियोंग और डॉजुन दोनों लोग कंपनी के अंदर आ जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। डॉजुन अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था, ये मेरी पहली खुद की अपनी कंपनी। और कहता, पहले मेरे पास कुछ नहीं था, इस जन्म में मेरे पास सब कुछ है, मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझे करना था। तभी पीछे से जेम्स की आवाज आती और ये दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। और वो और कोई नहीं, इस कंपनी में काम करने वाली टीम या वर्कर जो भी कह लो। और वो लोग आगे बढ़ के सियोंग से हाथ मिलाते हैं और अपनी वापस से पुरानी यादें ताजा करते हैं। सियोंग इन सबसे इनके हालचाल पूछता और पूछता, कैसे थे तुम लोग इतने समय से? तभी इन सबका ध्यान डॉजुन पे पड़ता और ये लोग डॉजुन को एक टक देखने लग जाते हैं। तभी सियोंग बताता है इन्हें, ये हमारी कंपनी का ओनर है, लिटिल मास्टर कह सकते हो तुम। और डॉजुन इन सबको बहुत ज्यादा हैरानी से और शांति से खड़े होकर देख रहा हो। फिर वो मर कहता है, डॉजुन ये वही लोग हैं जिनके साथ हमें काम करना है, समझे? इसका पूरा स्टाफ डॉजुन को हाय बोलता और कहता, हमें तुमसे मिलके अच्छा लगा। डॉजुन भी उन्हें हाय कहता और कहता है, मुझे आप सबसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन डॉजुन की ये बात सुन के सियोंग और पूरा स्टाफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि डॉजुन ने ये बात इंग्लिश में कही होती है। आगे सियोंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? और डॉजुन रिप्लाई करता, हाँ, ये मैंने खुद से थोड़ी बहुत इधर उधर से सीख ली है। और वो कहता है, ये बच्चा कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, से सब कुछ आता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें इसे आती हैं। तभी डॉजुन अपना पुराना पास्ट याद करता है, जब वो ह्यूंगसुक हुआ करता था, उसने खुद से बहुत मुश्किल से इंग्लिश सीखी हुई थी। डॉजुन उनसे कहता, हम अभी अभी मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ आप किसी कंपनी पे मेरे लिए रिसर्च करें। और ये बात सुन के सियोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, आते ही आते काम कर रहा है ये बच्चा।
आते ही आते डोजुन ने अपनी बातों से सभी का ध्यान खींच लिया था और सबको मोटिवेट कर दिया था। और हिंगचोक कहता है तुमने सबको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया डोजुन। और डोजुन की तभी कंपनी का नाम लेता है जिसका नाम मार्टिन बेल होता है, जिसे सुन के हिंगचोक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ नहीं कहता है, बस सोच में पड़ जाता है। और फिर पूरी कंपनी को इसके बारे में पता चल जाता है और वो लोग बस डोजुन को एक तक देखते रहते हैं। और डोजुन हल्की सी मुस्कुराहट पास करता है और बस कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता है मार्टिन बेल ऐसी पहली कंपनी बनेगी जिसमें हमारी कंपनी इन्वेस्ट करेगी। सर, जब मैंने न्यूयॉर्क ब्रांच को चेक किया तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, लेकिन एक चीज़ पता चली है। डोजुन के साथ सियोंग नाम का बंदा भी एक बिजनेस ट्रिप पे गया है न्यूयॉर्क। और तभी वो बताता है सर मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है, क्या मैं आपको बताऊं? और प्रेसिडेंट कहते हैं हाँ बिल्कुल, बिना झिझक के बताओ, क्या मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? प्रेसिडेंट बताता है आपका बेटा एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोलने जा रहा है और वो आने वाले 2 साल में बन जाएगी। साथ ही साथ अपनी सेरेमनी पे वो पहली 2 एपिसोड भी लॉन्च करती है। इतना ही सुनते डॉजन के दादाजी पूरी अपनी फाइल बंद कर देते हैं और कहते हैं क्या वो मेरे ग्रैंडसन के पैसों से हो रहा है? और असिस्टेंट बताता हाँ उसने अपने पापा को $4 बिलियन दिए कंपनी खोलने के लिए। तभी उसके दादाजी कहते हैं इस बच्चे को हो क्या गया, इतनी समझदारी थी अब इतनी बेवकूफी क्यों कर रहा है? और गुस्से में अपना हाथ पटकने लगते हैं बहुत जोर जोर से। और वो कहते हैं डॉजन को होकर ये सबक सीखना है कि फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करते हैं तो $5 बिलियन कोई कम कीमत नहीं है। असिस्टेंट पूछता है क्या ये आप डॉजन के बारे में कह रहे हैं? हाँ, भले ही उसके पापा उसके बायोलॉजिकल पापा है, लेकिन बेकार में फालतू में पैसे इन्वेस्ट करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना, उसे ये चीज समझनी होगी। अगर इस चीज को समझने में वो अपने 4 बिलियन गवा भी देता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमने ये काम बहुत सही किया, योंगी की कंपनी बहुत जल्दी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर उसके दादाजी कहते हैं हाँ हाँ ये तो वक्त ही बताएगा सक्सेसफुल होगी कि फ्लॉप होगी। और बताते हैं फिल्म मेकिंग बहुत ज्यादा आसान काम नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। सर जिनसे इतनी सारी बातें सुन के असिस्टेंट चुपचाप अपना सर झुका लेता और कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता अगर आपके बेटे की फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी चल पड़ी तो सर क्या करेंगे आप? फिर हमें डॉजुन का घर दोबारा से दिखाया जाता है जो कि रात में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है देखने में। फिर हमें डॉजुन की कुछ किताबें दिखाई जाती हैं और वो सोचता है बच्चे हुए 6 मिलियन कहाँ पे इन्वेस्ट करूं। और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बैलेंस शीट टाल मटोल कर रहा होता है। तभी उसे एक कंपनी दिखती है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है, आप सभी तो जानते होंगे। और सियोंग बताता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और वो आगे बताता है ये कंपनी कंप्यूटर्स वगैरह और सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, ये इसका काम है। और डॉजन पूछता है क्या ये डेंजरस तो नहीं है, इससे क्या होता है, मतलब पूरा समझाओ। और वो समझाता है ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे कंप्यूटर वगैरह रन करते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट के पेपर एनालाइज करता है और उसे पता चल रहा है ये लोग एक और वर्जन लॉन्च कर रहे हैं। और डॉजन सोचता है इस कंपनी की सेल्स पिछले कुछ सालों में आसमान छू रही हैं। तभी वो अपने अंकल से पूछता है इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताइए। और सियोंग बड़ा सोच समझ के जवाब देता है हाँ मुझे लगता है कर देना चाहिए। तो डॉजन भी हंस के कहता है हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है तो हम लोग इन्वेस्ट जरूर करेंगे। और डॉजन कहता है ये आपकी एडवाइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप बढ़िया हैं अंकल। बात सुन के सियोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी हंसी उसके चेहरे पे साफ दिख रही होती है। डॉजन अपने अंकल से कहता है अंकल मेरी जो लैंड पड़ी है बंगडैंग में उसे सेल कर दीजिए। और सियोंग कहता है नहीं अभी मत करो, जब प्राइस बढ़ जाए तब कर देना, अभी बहुत जल्दी कर रहे हो तुम। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है नहीं अंकल आप कर दीजिए, न्यूयॉर्क में जो हमारी कंपनी है उसे भी फंड्स की ज़रूरत है और हम एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट और फंडिंग करके अपनी कंपनी नहीं चला सकते हैं। सियोंग इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है फिर तो मैं तुम्हारी लैंड सेल कर दूंगा। तो अर्जुन सियोंग को समझाते हुए कहता है अगर हम अपनी लैंड सेल कर देंगे तो उसका आधा पार्ट हम कंपनी पे लगा सकते हैं और आधा पार्ट इन्वेस्टमेंट करने में भी लगा सकते हैं। ये सब बातें होने के बाद सियोंग जाने की परमिशन मांगता है और कहता है जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया था कल उसकी फाइल बना के ले आना। और सियोंग दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। सियोंग के जाने के बाद डॉजन आराम से चेयर पे बैठ जाता है और कुछ नहीं सोचता, बस बैठा रहता है। डॉजन बैठे बैठे सोचता है मेरे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है फ्यूचर की, उसी के बलबूते पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है। ये फ्यूचर आर्टिकल्स की वजह से मेरे पास नॉलेज है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की, वरना कुछ नहीं। और मैं इन सब चीजों के बारे में श्योर भी नहीं हूँ कि आने वाले 30 सालों में मुझे पक्का रिटर्न मिलेगा। अगर नहीं मिला तो मैं हॉलीवुड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एक्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा फेम और पैसा कमा लेती हैं, तो ये इंडस्ट्री मुझे भी बहुत ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है। शायद गैम्बलिंग हो लेकिन पैसा तो आएगा ही। अगले दिन सियोंग डॉजन की मंगाई हुई फाइल ले आता है न्यूयॉर्क से, जो कि बहुत अर्जेंट में मंगाई थी। और इस फाइल का नाम होता है हॉलीवुड प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइल। डॉजन इसे बहुत गौर से देखने लग जाता है और वो बहुत सडनली एक चीज नोटिस कर लेता है। तभी सियोंग पूछता है इसमें से कोई मूवी तुम्हें अपने डैड को रिकमेंडेड करनी है क्या? और अपनी जोक पे हल्की सी स्माइल पास
पास करके आराम से बैठा रहता है। तभी डोजुन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को नोटिस कर लेता है और रिएक्शन पास नहीं करता है। डोजुन तभी एक मूवी का नाम नोटिस करता है जिसका नाम होता है गोस्ट रोमांस, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म मूवी थी और उसे याद आ जाता है ये मूवी $100 बिलियन हिट करती है हॉलीवुड में, और वो इस बात को याद करके बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो डिसाइड कर लेता है इस मूवी पे पैसे लगाने के लिए। फिर डोजुन चिल्ला के पूछता है क्या ये मूवी बन चुकी है और इसका प्रोडक्शन कब तक हो पाएगा। तभी अंकल उस पेपर को हाथ में लेते हैं ध्यान से और उस डिटेल्स को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं और बताते हैं इसका मतलब होता है कि मूवी बन चुकी है लेकिन लॉन्च नहीं हुई है, ना लॉन्च होने वाली, और कहते हैं इसका मेन कैरेक्टर तुम्हारी तरह है डोंजू, वो भी बहुत ज्यादा होशियार होता है। योंग आगे बताता है इस मूवी का आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन डोजुन क्वेश्चन करता है ऐसा क्यों। डोजुन को समझाता है ऐसी साइंटिफिक और स्टोरी टेलिंग टाइप मूवी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और बताता है मैं इस स्टफ से ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ तो मैं तुझे ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। अर्जुन चिल्लाते हुए कहता है मुझे इस मूवी में जितना जल्दी हो सके अपने पैसे लगाने हैं। फिर सियोंग उसे बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है और उसे कुछ नहीं कहता, बस देखता ही जाता है और समझाता है मूवीज में पैसे लगाना और स्टॉक में पैसे लगाना दोनों अलग गेम है, और उसे कहता है स्टॉक में पैसे तुम एक बार के लिए हटा सकते हो लेकिन मूवी में लगे हुए पैसे तुम कभी नहीं हटा सकते हो, ना तुम रिकवर कर सकते हो, ये गैम्बलिंग की गेम जैसा है। फिर डोजुन कहता है ठीक है अंकल, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ लेकिन एक बार बस मेरी बात मान लीजिए, फिर मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और कुछ भी नहीं कहूंगा। डोजुन की सारी बातें सुनने के बाद तो सियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में डोजुन को देखने लग जाता है और एक शब्द नहीं कहता है। तभी डोजुन कहता है एक बार मेरी बात सुन के देखो और इस पे सोच के देखो, प्लीज आराम से बैठो। बात सुन के सियोंग आराम से बैठ जाता है और डोजुन मन ही मन सोचता है मुझे पता था सियोंग ऐसा ही रिएक्ट करेगा, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकता, ये बहुत समय बाद आई है मेरे लिए। अर्जुन सियोंग से कहता है ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा मौका हॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए, और ये बात सुन के सियोंग और ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम समझ क्यों नहीं रहे हो छोटे बच्चे, और वो कहता है मैं कंपनी का ओनर हूँ, जो मैं कहूंगा वही चलेगा, समझे तुम। अर्जुन के मुंह से इतनी सारी बुरी भली बातें सुन के सियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे यार, तुम समझो। और वो अपने आप को शांत करके कहता है चलो ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसा करके देख लेते हैं। और डोजुन फिर कहता है चलिए ठीक है, कोरिया के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी आप संभाल लीजिएगा। योंग डोजुन को याद दिलाता है हमारी कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना, हम इन्वेस्टर ही रहें तो ये ज्यादा अच्छा है। और डोजुन कहता है हाँ ठीक है, बस एक बार ये चीज ट्राई करके देख लेते हैं। इतना कहते ही ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा छा जाता है। ये सारी बातें होने के बाद सियोंग अपना बैग उठाता है और वहां से जाने के लिए तैयारी करने लग जाता है। तो वो डोजुन से कहता है तुमने जो जो कहा वो मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन रास्ते में उसे डोजुन की माँ मिल जाती और वो पूछती है क्या तुम खाना खाए बिले जाओगे यहाँ से, बताओ। सियोंग रिप्लाई करते हुए कहता अभी मैं खाना खाने के मूड में नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ जीसू। डोजुन की मम्मी सियोंग को इतना ज्यादा गुस्से में पहली बार देख रही होती है और पूछती है डोजुन से क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। डोजुन रिप्लाई करता है वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है और कुछ नहीं। की मम्मी डोजुन से पूछती है तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो, कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया। डोजुन अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहता आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक है हम दोनों के बीच में, और बताता है वो थोड़ा गुस्सैल अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता लेकिन हमारी कंपनी का साल का रेवेन्यू देख के वो बहुत ज्यादा खुश होगा। अर्जुन उसी फिल्म के पेपर हाथ में लेके सोचता है मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। कहता है टू बी होम अलोन एक ऐसी पिक्चर है जो $100 बिलियन का कलेक्शन करेगी फ्यूचर में, ये जानकर सुयोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।